जी, व्हाट इज स्कीमा मार्कअप? स्कीमा मार्कअप भी एक एसईओ की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। अगर हम एनालिसिस करें तो ऐसी वेबसाइट्स जो पहले 3 नंबर पर होती हैं, जब हम उनके एसईओ फैक्टर्स चेक करते हैं तो इन सब वेबसाइट्स में एक कोई भी वेबसाइट हो, किसी भी निश की वेबसाइट हो, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर वेबसाइट बनी हो, और जब हम पहली 3 वेबसाइट्स को चेक करते हैं तो वो जो पहली 3 वेबसाइट्स होती हैं उन तीनों वेबसाइट के ऊपर स्कीमा लगा होता है। यानी इससे अंदाजा हो गया कि पहले 3 नंबर पर आने के लिए स्कीमा का लगा होना जरूरी है। यानी पहले 3 नंबर पर जो भी वेबसाइट रैंक कर रही होती है विदाउट स्कीमा रैंक ही नहीं करती। यानी इतना इंपॉर्टेंट है स्कीमा। अच्छा, स्कीमा है क्या बेसिकली? स्कीमा मार्कअप फाउंड एट schema.org। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, गूगल से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये थर्ड पार्टी चीज़ है जो इसमें साथ इन्होंने अटैच की हुई है। तो गूगल वाले कोई ऐसी चीज़ हो जो कि बेहतर हो उसको भी साथ अटैच कर लेते हैं। सो बेसिकली ये स्टैंडर्ड किसका है? schema.org का। इज़ अ फॉर्म ऑफ माइक्रो डाटा। ठीक है ना? माइक्रो डाटा का मतलब क्या? इन्फॉर्मेशन है। माइक्रो का क्या मतलब है? छोटी इन्फॉर्मेशन है। सो उन्होंने कहा जी जो स्कीमा है ये बेसिकली मुख्तसर इन्फॉर्मेशन है आपकी वेबसाइट की। स्कीमा क्या होता है? जी यही बता ये तो बता दो स्कीमा क्या होता है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा इज अ माइक्रो इन्फॉर्मेशन। माइक्रो इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? मुख्तसर। जैसे मैं आपको पूरा एसईओ का कोर्स पढ़ाऊँ और आखिरी लेक्चर में एक थोड़ा सा छोटी सी ब्रीफिंग दे दूँ कि भाई ये जो एसईओ होती है ये क्या होती है। हो सकता है कि वो ब्रीफिंग में 5 मिनट में दूँ, लेकिन कोर्स मैंने आपको महीने या 2 महीने में पढ़ाया हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो ब्रीफिंग दे रहा हूँ वो माइक्रो डाटा है उसका। असल डिटेल तो वो लेक्चर्स है ना मेरे। तो जब हम कोई मुख्तसर से इन्फॉर्मेशन दे दें किसी चीज़ के मतलब तो वो क्या है? हमारे पास माइक्रो डाटा है। तो असल में स्कीमा में हम क्या करते हैं? अपनी वेबसाइट की मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा किसको दे रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इन्फॉर्मेशन हम क्राउलर को प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे से क्राउलर इस इन्फॉर्मेशन में से बहुत सारी बातें यूजर्स को भी प्रोवाइड करता है, लेकिन असल में हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं क्राउलर को। जैसे हम क्राउलर को साइट मैप प्रोवाइड कर रहे थे, करते थे ना साइट मैप, उसका फायदा क्या होता था? उसको पता लग जाता था भाई वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है। इसी तरह अब जब हमने उसको स्कीमा प्रोवाइड कर दिया तो उसको ये पता लग गया कि हमारी वेबसाइट का कंटेंट क्या है और उसका पर्पस क्या है, ताकि जो कौन कौन से लोग क्यूरीज कर रहे हो तो उसको पता हो कि भाई आपकी वेबसाइट का ये पर्पस है तो मैंने उसको ये वेबसाइट्स दिखानी है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्कीमा। उसकी इंपॉर्टेंस की भी बात होगी। वंस एडिड टू अ वेब पेज स्कीमा मार्कअप क्रिएट एंड इनहेंस्ड डिस्क्रिप्शन। तो क्या होता है इनहेंस का क्या मतलब होता है? जो कोई चीज़ मजीद हम किसी चीज़ के साथ लगा देते हैं। इनहेंस डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है? कि इसके साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और लग जाती है आपकी वेबसाइट के साथ, तो उसको हम बोलते हैं स्कीमा। इसकी एग्जांपल्स क्या है जरा नीचे देखें। जैसे कोई भी बंदा ये ढूंढने लगा हुआ है कुछ, तो उसके नतीजे में ये वेबसाइट आ रही है। इस वेबसाइट के नीचे देखें स्टार भी आ रहे हैं, रिव्यूज़ भी नज़र आने लगे हुए हैं। इसके नीचे में और भी कितना कुछ नज़र आने लगा हुआ है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है। जब मैंने लिखता हूँ कमर्शियल किचन इक्विपमेंट तो क्या आता है? यूआरएल, टाइटल और मेटा, और साथ अगर बहुत ज़्यादा हो तो राइट साइड पर एक तस्वीर आ जाती है। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं आती है। तो ये वाली सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें नज़र आने लगी है ये किसकी वजह से आ रही है? स्कीमा की वजह से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लगी हुई है। ठीक है, तो स्कीमा इंपॉर्टेंट होता है एसईओ में, मैंने बता दिया इसकी इंपॉर्टेंस का कि हमें स्कीमा लाजमी लगाना है। अभी हम देखेंगे कि कैसे लगाना है, कि स्कीमा लगता कैसे है, बनता कैसे है, चेक कैसे होता है, ये भी हम देखते हैं। डज स्कीमा हेल्प एसईओ? ये बता दिया मैंने आपको। तो पहले 3 नंबर पर जो वेबसाइट रैंक होने लगी हुई है उन पे स्कीमा लगा होता है। ओके, अच्छा, हाउ डज स्कीमा अफेक्ट एसईओ? और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? स्कीमा वैलिडेटर। वैलिड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का ठीक हो ना। तो वैलिडेटर का क्या मतलब हुआ? किसी चीज़ को चेक करना कि वो ठीक है कि नहीं है। तो स्कीमा वैलिडेटर का क्या मतलब होगा? कि भाई ये चेक करेगा कि इसमें स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं, सिर्फ चेक करेगा। अगर हम ये टेस्ट करना चाहते हैं किसी भी वेबसाइट को कि क्या इस पर स्कीमा है कि स्कीमा नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? स्कीमा वैलिडेटर यूज़ करेंगे। अभी हम बना नहीं रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्कीमा बना कैसे रहे, हम कह रहे हैं अगर हम चेक करना चाहते हैं। मतलब मैं आपको कहता हूँ भाई ये एक वेबसाइट है dckitchen.org, जरा देखते हैं इस पर स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। Jio.tv की वेबसाइट है, क्या इस पर स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। ठीक है, उर्दू पॉइंट की वेबसाइट है, क्या इस पर स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। तो इसके लिए हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, वैलिडेटर
validated.schema.org। लिंक पे क्लिक नहीं करना, खुद से टाइप कर दो validated.schema.org। आगे वेबसाइट पे यहीं आ गया सीधा। असल में हमने कहाँ जाना था, न्यू टेस्ट के ऊपर। टेस्ट पे क्लिक करें और यहाँ आकर आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख दो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ उर्दू पॉइंट की वेबसाइट खोलता हूँ और बेहतर है कि मैं इस URL को कॉपी करता हूँ और उसके बाद और रन टेस्ट करता हूँ। देखते हैं क्या हुआ। मैसेज क्या है राइट साइड पे, डिटेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, स्कीमा लगा हुआ है और लेफ्ट साइड पर एक कोड भी आ रहा है। अगर हमने कोड से पहचानना होना कि भाई स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, तो हमें यहाँ पर schema.org कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जी लिखा हुआ schema.org, ये देखें। तो अगर आपने डायरेक्ट किसी के सोर्स कोड से चेक करना हो कि इस पर स्कीमा लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, उसका सोर्स कोड खोलो, कंट्रोल F करो और लिखो schema.org। अगर तो किसी जगह पर कोड में ले जाए और वहाँ पर schema.org का ये कोड नज़र आ जाए तो आपको इससे भी पता लग जाएगा कि इस पर स्कीमा लगा हुआ है कि स्कीमा नहीं लगा हुआ। ठीक है, अच्छा अब दूसरी वेबसाइट देखते हैं। कोई ऐसी वेबसाइट देखते हैं जिस पर ना लगा हो। ये मैंने वेबसाइट लिखी है, अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है। जी क्या रिजल्ट आया, नो स्कीमा, नो आइटम डिटेक्टेड, और इधर भी आपको कोई स्कीमा नजर नहीं आ रहा होगा लिखा हुआ। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे स्कीमा नहीं लगा हुआ। सो ये सिंपल सा तरीका हो गया। दो तरीके बता दिए मैंने, एक तो वैलिडेटर था ना, और एक मैंने आपको वैसे ही मैनुअल तरीका बता दिया। क्या तरीका है जी, सोर्स कोड में जाओ और schema.org को फाइंड कर लो। अगर तो लिखा होगा तो इसका मतलब है कि स्कीमा लगा हुआ है, अगर नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब है स्कीमा नहीं लगा हुआ। ये तो हो गया एक तरीका। आगे चलते। स्कीमा क्या चीज मालूम करता है? स्कीमा क्या चीज मालूम करता है? स्कीमा क्या चीज मालूम करता है? नहीं, स्कीमा हमारे पास एक क्या चीज है। मैंने क्या कहा, स्कीमा क्या है, क्या बताया मैंने, स्कीमा क्या है, माइक्रो डाटा। क्या है ये फाइंड करते हैं ना, बताते हैं इसका डाटा, बताता है कि क्या है इसका। ठीक है, ये बता रहा होता है कि ये वेबसाइट किस चीज के मुतालिक है। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने टेस्ट किया है। क्या टेस्ट किया है, स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। क्या है स्कीमा, स्कीमा है कि माइक्रो इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं आपको पूरा एसईओ पढ़ाऊं और एक दिन पास बिठाऊं, जैसे अभी टिकटॉक पे रिकॉर्ड कर रहे हो ना, मैंने साइट में पढ़ाया आपको। मेरा साइट में आपका जो टिकटॉक है कितनी देर का है, 1 मिनट का। टिकटॉक का लेक्चर कितनी देर का था, घंटे का तो होगा ना। तो उसी को मैंने छोटा कर दिया इंफॉर्मेशन को। ये स्कीमा है। क्या किया मैंने, उसी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट कर दिया। कहते हैं स्कीमा क्या है, माइक्रो इन्फॉर्मेशन है। बस मुख्तसर कर दी किसी चीज को हमने समझाने के लिए, जैसे स्टोरीज की समरी लिखते होते थे आप लोग। हाँ, अब हम ये देखते हैं कि स्कीमा बनना कैसे है। जी अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, हाउ टू क्रिएट स्कीमा। पहले हमने क्या किया है, पहले हमने देखा स्कीमा क्या होता है, फिर हमने स्कीमा को टेस्ट किया है। अब हम कह रहे हैं हमने हमारी वेबसाइट पे तो स्कीमा अभी लगा ही नहीं है, अब हमें क्या करना है, स्कीमा बनाना है। अब हम स्कीमा बनाने के लिए इस साइट पर जाएंगे, rankranger.com के ये लिंक आपने याद रखना है। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने लिंक इसलिए इनमें रखे हुए हैं, आप इन फाइलों के थ्रू को कर सकते हो, उनके प्रिंट्स निकाल के अपने पास रख लें ताकि ये सेव रहें आपके पास चीज़ें। जी आगे इधर नीचे आए। अब हम कहाँ आ गए, अब हम स्कीमा बनाने लगे हैं। बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन डिफाइन करने लगे पूरी वेबसाइट के अंदर, ये वेबसाइट किस चीज़ के मुतालिक है। और जैसे हम इसका स्कीमा बनाएंगे तो ये हम गूगल को दे देंगे इंफॉर्मेशन। तो क्या होगा, गूगल अपने क्राउलर में इसको सेव कर लेगा, इंडेक्सर में सेव कर लेगा। जब भी कोई यूज़र को क्यूरी करेगा उसको पता लग जाएगा कि भाई इसको क्या चाहिए, तो उसके पास स्कीमा की इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, उसे फौरन पता लग जाएगा कि भाई ये वाली वेबसाइट इसको मुझे दिखानी चाहिए।
क्योंकि उसके पास वो सारा डाटा स्कीमा की शक्ल में आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम इधर आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, विच स्कीमा वुड यू लाइक टू क्रिएट, कह रहा है किस तरह का स्कीमा बनाना चाह रहे हो। बेसिकली वो ये कह रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरह की है मुझे बता दें, तो उसी तरह का मैं स्कीमा बना देता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल आमतौर पर जिसमें जो इन राइटिंग वेबसाइट होती हैं उनको हम आर्टिकल वेबसाइट्स ही कहते हैं, इन्फॉर्मेशन की सूरत में जो वेबसाइट्स लिखी होती है। ठीक है, आगे कितनी सारी लिस्ट आ गई है वेबसाइट्स की। अब आप चाहें तो उसको आर्टिकल भी कह सकते हैं, चाहें तो मैं कह सकता हूँ लोकल बिजनेस। जैसे मैं कह रहा हूँ भाई पीक सॉल्यूशन का कॉलेज जो है वो लोकल बिजनेस कर रहा है, स्टार्स अकेडमी का जो कॉलेज है वो लोकल बिजनेस कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन भी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन कैटेगरीज में से मैं कोई सी भी कैटेगरी यूज़ कर सकता हूँ। पर्सन का क्या मतलब है कि मैंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, मेरा अपना व्लॉग है। अच्छा जी, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरी कोई प्रोडक्ट है, मतलब जैसे दराज की वेबसाइट है, मैं ऑनलाइन सेलिंग करने लगा हूँ, यानी हमारी ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किस तरह की वेबसाइट होगी, प्रोडक्ट टाइप की वेबसाइट होगी। फिर क्या है, रेसिपी है, कोई रेसिपी की वेबसाइट हमने बनाई, तो हमने यहाँ से क्या करना है, अपनी वेबसाइट को चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ भाई मेरी वेबसाइट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मतलब पीक सॉल्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन भी है ना, स्टार्स अकेडमी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, दस्तगीर इंजीनियरिंग एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, मतलब कोई भी बिजनेस है वो एक ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है। तो अब आपने खुद से चूज कर लेनी है कि आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी में फॉल करती है। उसके बाद अब आप देखिए राइट साइड पर क्या आ गया, कोड आना शुरू हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं लेफ्ट साइड पर अपनी वेबसाइट की टाइप बताऊंगा, मैं लेफ्ट साइड पर अपनी वेबसाइट की टाइप बताऊंगा, राइट साइड पर क्या होगा, कोड जनरेट होता जाएगा। जब मैं स्कीमा बना लूंगा मैं इस कोड को कॉपी करूंगा और उठाकर जाकर अपनी वेबसाइट के हेड में रख दूंगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या करना है आगे, अभी हम सिर्फ बनाने का तरीका सीख रहे हैं। कौन खड़े हैं भाई, स्टूडेंट्स हैं। अच्छा दूसरी क्लास के। अच्छा यहाँ पर आते हैं जी, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ रहा है, मतलब जिसकी वेबसाइट है भाई उसका नाम क्या है। स्टार्स अकेडमी की वेबसाइट है तो स्टार्स अकेडमी लिख देंगे, ठीक है। पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है तो पीक सॉल्यूशन लिख देंगे, दस्तगीर इंजीनियरिंग की वेबसाइट जो भी बिजनेस नेम है वो लिख देंगे, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सो हम कह देते हैं भाई बिजनेस है हमारा स्टार्स अकेडमी, फॉर एग्जाम्पल लाहौर, लिख दिया जी मैंने नाम। यहाँ पर हमने क्या करना है, उसका नाम लिख देना है। अब आपने राइट साइड पर देखना क्या हुआ है, क्रिएट हो गया नाम, कोड जनरेट हो गया उसका, अभी इतना जनरेट हो गया। उसके बाद क्या कहता है, अल्टरनेटिव नेम, मैं कहता हूँ इसका अल्टरनेटिव नेम ये है स्टार्स अकेडमी। मतलब अगर कोई स्टार्स अकेडमी लाहौर को स्टार्स अकेडमी लिखे तो भी उसको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, मेरा जो विजिटर है वो क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद क्या कहता है आगे, यूआरएल। जी जी, कौन सी क्लास है आपकी, डिजिटल मार्केटिंग। आज फर्स्ट है, अच्छा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, https://starscollege.edu.pk, ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल है। कौन सी वेबसाइट का, जिसका हम स्कीमा बना रहे हैं, उस वेबसाइट का यूआरएल दे दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है वो आपसे, लोगो यूआरएल। क्या कहता है भैया आपकी कंपनी का जो लोगो है वो कहाँ लगा हुआ है। बेसिकली कर क्या रहा हूँ मैं, अपनी वेबसाइट के कंटेंट के मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ क्राउलर को, ताकि क्राउलर के बाद जब भी कोई क्यूरी जनरेट हो, क्राउलर के पास जब भी कोई क्यूरी जनरेट हो उसको पता लग जाए कि भाई ये बंदा ये जानना चाह रहा है, तो उसको पता होगा भाई मेरे पास कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। जिस वेबसाइट ने अपना कंटेंट स्कीमा की शक्ल में जनरेट कराया होगा शॉर्टली, उसको फौरन पता लग जाएगा कि मुझे इस वेबसाइट को रिटर्न करना है, इस विजिटर को। जी मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर मेरा पड़ा हुआ ये सब कुछ, इमेजेस का मैंने फोल्डर भी दे दिया, ठीक है, कि मेरा लोगो जो है ना इधर पड़ा हुआ है। अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, सोशल प्रोफाइल। अब देखें एक वेबसाइट आप देखते हैं ना, गूगल पे कोई चीज़ करते हैं तो पहले वेबसाइट्स आती हैं, फिर फेसबुक भी आ जाता है, अगर उसका ट्विटर कुछ बने हो तो ट्विटर अकाउंट्स भी आ जाते हैं, यूट्यूब बना हो तो यूट्यूब भी आ जाता है, इवन टिकटॉक बना होगा तो नीचे टिकटॉक भी आ जाएगा उसी कंपनी का, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि मुझे ये भी बता दें कि आपकी ये जो वेबसाइट है इसके साथ आपके कौन से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स अटैच हैं। जी आपकी कौन सी ले लें,
अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर करेंगे ऐड प्रोफाइल। नहीं है सर यहाँ जी आ गया ऐड प्रोफाइल। मिसाल के तौर पर इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर क्या ऐड करूंगा, फेसबुक का पेज, ट्विटर का पेज, लिंक्डइन का पेज, यानी जितने भी मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो मैं सारे कर दूंगा। यहाँ आते हैं जी स्टार्स कॉलेज पे। अब मुझे क्या पता कहाँ जी इनके सोशल मीडिया, तो मैं इधर आ गया हूँ, इनकी वेबसाइट पे आ गया हूँ, तो यहीं से मैं पिक कर लेता हूँ। एक दो चीज़ें मैं पिक करता हूँ जो आपको समझाने के लिए कर देता हूँ जी। ये आ गया ना फेसबुक, ये आ गया लिंक्डइन। चलो ये मैं याद से ना फिलहाल इनका फेसबुक पिक कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ, इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, फेसबुक का मैंने सोशल लिंक दे दिया उसको। अब मैं इस तरह मैं इसको जितने भी लिंक्स देने होंगे मैं इधर ऐड करता जाऊंगा। अब मैं कहता हूँ भाई इसका जो दूसरा लिंक मुझे देना था एक और दे देते हैं, एक लिंक्डइन का भी दे देते हैं, ठीक है। ये जी लिंक्डइन, इसका भी दे देते हैं। ये लिंक्डइन भी आ गया, इसे भी हमने कॉपी कर दिया और इधर आए और यहाँ पर आकर दूसरा भी दे देते। दो हो गए। इधर देखें जरा क्या हो रहा है, राइट साइड में जनरेट होता जा रहा है कोड सारा हमारा, ठीक है। अच्छा सपोज कर लेते हैं जी ये हो गया मुकम्मल। मैं अब और प्रोफाइल्स नहीं दे रहा टाइम सेव करने के लिए, अदरवाइज तो आपके जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होंगे वन बाय वन सारी ऐड करते जाओगे यहाँ पर, और ये काम एक ही दफा करना है ना हमने। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऐड कॉन्टैक्ट। अब आप देख रहे हैं कैसी इंफॉर्मेशन है ये बेसिकली आपकी वेबसाइट से सारा डाटा पिक कर रहा है आपके बिजनेस का। मतलब सारी वेबसाइट तो नहीं उठा रहा ना, मेन चीजें उठा रहा है ताकि विजिटर जब आपकी वेबसाइट पर आना चाहते हो तो क्रोलर के पास सारी इंफॉर्मेशन हो कि ये वेबसाइट किस चीज के मुतालिक है, इसके सोशल मीडिया के लिंक्स कौन से हैं, इनका फोन नंबर कहाँ है, इनका एड्रेस क्या है। अब मैं कह रहा हूँ ऐड कॉन्टैक्ट, इस पर ये क्या क्या लिख के देखो आज कॉन्टैक्ट टाइप। अभी कितनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर मेरी एक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट टाइप है, मिसाल के तौर पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ इंक्वायरी ऑफिस, मैं सेल्स का भी बताना चाह रहा हूँ, सारी लिस्टिंग आ रही है, एक एक करके मैं सारे नंबर देता जाऊँगा उसको। मिसाल के तौर पर मैं उसे कहता हूँ भाई ये बिल पेमेंट के लिए ये कस्टमर सर्विस है मेरी, और कस्टमर सर्विसेज में मैं कहता हूँ यहाँ से अपना कंट्री भी चूज़ कर लें बेशक। पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ आकर मैं क्या दे रहा हूँ, फोन नंबर दे रहा हूँ यहाँ पर आकर। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने फोन नंबर भी दे दिया उसको। उसके बाद क्या कहता है, ईमेल देना है, इस जगह पर आकर मैं ईमेल भी दे देता हूँ, info@stars.edu.in। इधर आकर मैं अपनी लैंग्वेजेस भी बता देता हूँ कि भाई हमारी वेबसाइट के साथ कम्युनिकेट करना है तो ये लैंग्वेजेस हैं इसमें। अब मैं और बनाना चाहूँगा तो बनाता जाऊँगा ना ऐड कॉन्टैक्ट करके, कि एक ही दफ़ा मुझे स्कीमा सारा बना देना जैसा मैं बनाना चाह रहा हूँ। सपोज कर लिया हमने बन गया, यही हमारा स्कीमा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये कोड जनरेट हो गया ना कोड जनरेट। मैंने क्या करना है, इस सारे कोड को सिलेक्ट कर लेना है और कॉपी हो गया कोड हमारा। अब ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ लेके जानी है, ये हमें अपनी उस वेबसाइट में लेकर जानी है कि जब भी कोई बंदा www.abc.com लिखता है तो कौन सा पेज लोड होता है, इंडेक्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मुझे कहाँ पे लगा देना, जाकर इंडेक्स की फाइल के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। और ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन कहाँ पर होती है, हेड में होती है, ठीक है। अब सपोज कर रहा हूँ मैं समझाने के लिए आपको सिर्फ बताता हूँ कि भाई ये मेरी फाइल है, सपोज कर लें ये मेरी वेबसाइट है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी वेबसाइट है जी, ठीक है। इधर मुझे लगाना है, ये इंडेक्स की फाइल आ गई ना इसकी, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, फिर क्या करूँगा, नोटपैड में जाकर खोलता हूँ इसको,
आगे हेड में किसी भी जगह पर आप इसको पेस्ट कर दो। चलिए यहाँ पे कर देता हूँ, मैं अपनी चॉइस से कर रहा हूँ। आ गया, बात खत्म। मैं कहा बात खत्म, स्कीमा लग गया, फाइल को सेव करें, डन। और मैंने आपसे क्या कहा कि पहले 3 नंबर पर जो वेबसाइट्स रैंक होती हैं, स्टडी ये शो करती है कि अगर आप उनका एसईओ ऑडिट करें तो उसके ऊपर जितने भी एसईओ के फैक्टर्स लगे होंगे उनमें से एक एसईओ का फैक्टर है जो कॉमन होगा, और वो कौन सा होगा? स्कीमा लाजमी होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पहली 3 पोजीशन में वेबसाइट को लाने के लिए स्कीमा का लिखना बहुत जरूरी है, और ये एसईओ का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है स्कीमा। कर क्या रही है आपको पता लगे नहीं क्या कर रहा है? जैसे बार बार पूछ रहे स्कीमा होता क्या है भाई, स्कीमा क्या है? क्या ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट योर वेबसाइट। जैसे बिल्कुल रिसेप्शन पे लोग बैठे हुए ना इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्या वो ट्रेनर है? नहीं है ना ट्रेनर, लेकिन वही सारी इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं फाउंडेशन की भी, वही सारी इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं वेब डेवलपमेंट की भी, वही सारी इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग की भी। लेकिन असल में तो डिजिटल मार्केटिंग की क्लास तो यहाँ पे हो रही है, वो भी तो कुछ पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि उनको थोड़ा सा पढ़ाया होगा कि भाई ये कोर्स है, ये इसका कंटेंट है, इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद है। अब क्राउलर को भी हम यही बता रहे हैं कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट इस चीज़ के मुतालिक है। विजिटर ने तो वेबसाइट से सारा डाटा कलेक्ट करना है आपको, लेकिन आपने अपने पास जो इंफॉर्मेशन रखनी है ताकि अगर कोई विजिटर आएगा और ट्रिगर करेगा कि भाई मुझे चाहिए। अब देखें हमने ये किसका बनाया स्कीमा, अभी किस वेबसाइट का बनाया? स्टार्स अकेडमी का। तो अब हमने उसे ये सारा बता दिया कि ये वेबसाइट किस चीज़ के मुतालिक है, ठीक है। अब कोई भी बंदा उसको सर्च कीवर्ड लिखता है तो उसको पता लग जाएगा कि ये जो मेरे पास एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसमें से देखेगा कि ये वाली वेबसाइट इसकी मुताबिक है कि नहीं है। अगर है तो उसको रिटर्न कर देगा। जैसे साइट मैप हमने बनाया था, साइट मैप क्या था? वेबसाइट का स्ट्रक्चर पूरा आ गया उसके पास। तो अब क्राउलर को ये पता लग गया कि ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर है क्या, भाई इसका क्या सिस्टम बना हुआ है। ये मेन्यूज बने हुए हैं, ये मेन्यूज के अंदर सब मेन्यूज हैं, सब मेन्यूज के अंदर ये वाले मेन्यूज हैं, उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो स्ट्रक्चर उसके पास सेव हो गया ना। उसको जब भी वेबसाइट पर आएगा तो ऐसे तो नहीं है कि उसको स्ट्रक्चर के लिए, जैसे कोई बंदा आता है किसी जगह पर और उसने घूमना फिरना होता है तो उसके हाथ में एक नक्शा होता है ना। तो अगर वो उसके हाथ में नक्शा ना हो, मिसाल के ऐसे नहीं कह रहा कि छोटी सी जगह बड़ी जगह है और उसने उस पूरी जगह को डिस्कवर करना है तो उसके हाथ में कोई मैप होगा। लेकिन अगर छोटी जगह होगी वो तो वैसे ही चला जाएगा, भाई सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो ऊपर कमरे पे पहुंच जाएगा। ये नहीं कह रहा हूँ, अगर बहुत बड़ी जगह हो तो उसके हाथ में एक मैप होगा, ठीक है। अब अगर उसके हाथ में मैप नहीं है और जगह भी बहुत बड़ी है तो दिक्कत तो होगी ना, उसको चीज़ें ढूंढने में होगी दिक्कत। यही दिक्कत हमने कम की है। और एसईओ क्या है? एसईओ यही है कि हम गूगल की दिक्कत कम कर रहे हैं। गूगल को हम कहते हैं, गूगल हमें ये कहता है कि भाई इस तरह भी कर लो, इस तरह भी कर लो, इस तरह भी कर लो, ये सब चीज़ें करते जाओ। जो चीज़ें मेरी मर्जी के मुताबिक करते जाओगे तो इसका मतलब होगा कि तुम मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हो, हाँ, और तुम मेरे रूल्स को फॉलो कर रहे हो। तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारी वेबसाइट को पहले पेज के ऊपर ले आऊँगा। यानी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, गूगल के स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम गूगल के स्टैंडर्ड्स पूरे करते जा रहे हैं हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है, ठीक है। ये था हमारे पास स्कीमा, ठीक है जी। स्टार्ट किया था हमने कि क्या होता है, सिंपल सी बात है कि स्कीमा क्या होता है, माइक्रो डाटा होता है। एसईओ का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। वेबसाइट पर जो पहली 3 नंबर पर वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर स्कीमा लगा होता है। इसका मतलब है कि अगर हम भी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं तो हमें स्कीमा लाजमी लगाना है। वैलिडेटेड डॉट स्कीमा से जाकर चेक करेंगे। मतलब मेरे पास एक बंदा आता है कि अभी मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो, तो जब मैं एसईओ ऑडिट कर रहा हूँ तो मैंने पहले ये देखना है इसका स्कीमा लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। तो मैं validated.schema.org पे जाऊंगा, उधर जाकर उसकी वेबसाइट का नाम लिखूंगा। देखा था हमने पहले लेक्चर के शुरू में, उसने बता दिया लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। नहीं लगा हुआ तो खाली आ जाता था, जिसका लगा होता था उससे क्या कहता था, डिटेक्टेड। इसका मतलब इसका लगा हुआ है, मुझे ये मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दोबारा से स्कीमा कौन लगाएगा, कभी भी डेवलपर नहीं लगाएगा। स्कीमा हमेशा एसईओ का बंदा ही लगाएगा, क्योंकि स्कीमा का डेवलपर को कुछ नहीं पता कि बट स्कीमा, वो नहीं जानता कि स्कीमा क्या चीज़ होती है या स्कीमा की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और अगर हमने बनाना है तो उसके बाद हमने बनाने के लिए इस वेबसाइट पर आ गए थे। किस वेबसाइट पे आए थे? रैंक रेज है। ये जो स्लाइड मैंने आपको दी हुई है, शेयर की हुई है, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस स्लाइड पे। तो अब हमारा जो इसका आखिरी टॉपिक है वो क्या है जी, एसईओ का।
टेक्निकल एसईओ ये स्कीमा टेक्निकल एसईओ मतलब कौन सा स्कीमा कहाँ पे लगा है? कोड में लगा है। कोड में लगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखिए कि बहुत सारी टेक्निकल एसईओ है जो ऑन साइट एसईओ भी है। बेसिकली ऑन साइट एसईओ को ही हमने शुरू में तो हम सिर्फ ऑन साइट एसईओ ही कहते थे, स्टार्ट में हम सिर्फ ऑन साइट एसईओ ही कहते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता गूगल ने चीज़ों को इम्प्रूव किया अपने लिए खुद से, जिसे कहते हैं ना गूगल एल्गोरिदम, कि नया एल्गोरिदम आ गया। तो जैसे जैसे नया एल्गोरिदम आता जा रहा था वो चीज़ें हमें बताता था कि इस तरह कर लो इस तरह कर लो, तो उसने इसी को टेक्निकल एसईओ कह दिया कुछ चीज़ों को। लेकिन अगर आप देखें कैनोनिकल वेबसाइट पे लगता है ना, लेकिन टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। इसी तरह स्कीमा भी हमारा टेक्निकल एसईओ का ही फैक्टर है, मगर है ऑन साइट एसईओ। ठीक है, अच्छा अब हम देखने लगे, अब हम जरा थोड़ा सा ना एक क्रिटिकली स्टडी करने लगे हैं कि असल में टेक्निकल एसईओ में कौन सी चीज़ें हैं, ताकि हमें पता लग जाए। जब हम फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर ये जो हमारी एसईओ है ये बहुत पीसेस में सेल हो रही होती है। मतलब इसकी एक सेल कोई कैसे कर रहा होता है कि भाई एसईओ ऑडिट करवा लो, हाँ, मतलब एक बंदा सिर्फ एसईओ ऑडिट सेल कर रहा है। एसईओ ऑडिट का क्या मतलब हुआ कि भाई आपने सिर्फ ये चेक करवाना, जैसे आप गाड़ी लेकर जाते हैं ना मैकेनिक के पास, तो उसे कहते हैं भाई ये काम करवाना है, जरा देखो इसमें क्या क्या काम होने वाला है। इट इज़ कॉल्ड एसईओ ऑडिट। सो हम ये वेबसाइट को देखते हैं, चेक करते हैं वेबसाइट को देखकर कि भाई इसके अंदर एसईओ हुई है कि नहीं हुई, कौन सी एसईओ होने वाली है, क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी तो यूज़ नहीं की गई जो गूगल के अगेंस्ट हो और वेबसाइट पेनल्टी पर हो, गूगल ने उसको पेनल्टी किया हो, और इसमें कौन कौन से एसईओ के फैक्टर्स अप्लाई हो चुके हुए हैं और कौन से एसईओ के फैक्टर्स अभी अप्लाई होने हैं। इट इज़ कॉल्ड एसईओ ऑडिट। अब पाकिस्तान में तो जो एसईओ है वो एक ही काम करते हैं, सब कुछ उसी में ही आ जाता है, हाँ, लेकिन बाहर जो है वो एसईओ ऑडिट बिल्कुल अलग होता है। यानी एक बंदा सिर्फ चार्ज करेगा एसईओ ऑडिट करने का और एसईओ ऑडिट करके उसको दे देगा। कुछ किया आपको लग रहा है एसईओ ऑडिट में? उसने कुछ नहीं किया। आप गाड़ी चेक करवाने जाते हैं किसी बंदे को, वो क्या कहता है, भाई ये भी चेंज होने वाला है, टायर चेंज होने वाला है, इंजन आपकी आवाज़ दे रहा है, ये चेंज हो जाएगा। लेकिन जब इंजन खुलेगा तो फिर और भी चीज़ें निकलेंगी बीच में से, लेकिन कुछ मोटी मोटी चीज़ें बता रहा है आपको, कुछ नहीं किया ना उसने। चार्ज तो करेगा वो भी, फिर भी चार्ज करेगा ना, कि उसने अपना टाइम वेस्ट किया अपनी गाड़ी के ऊपर, चेक किया उसने, हर चीज़ को खोल खोल कर देखा है, पैसे तो लेगा। तो इसका मतलब है कि हम एसईओ ऑडिट पे भी पैसे देते हैं, लेकिन एसईओ ऑडिट में हम कुछ नहीं करते। बेसिकली आप समझ लो कि वो फर्स्ट फेज होता है क्लाइंट बनाने का, एसईओ ऑडिट करना। उसके बाद अब वो चाहे तो आपसे एसईओ करवा ले, चाहे तो किसी और से एसईओ करवा ले। यानी आपने एसईओ ऑडिट तो करके दे दिया ना उसको, उसके बाद एक रिपोर्ट आ गई कि भाई इस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पर ये काम होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या होता है, ऑन साइट एसईओ। फिर क्या होगा, टेक्निकल एसईओ। फिर क्या होगा, ऑफ साइट एसईओ। और ऑफ साइट एसईओ मैंने आपको बताया था कि ऐसा प्रोसेस है चलता रहता है। वो तो लिंक बिल्डिंग है, भाई लगाते रहो लिंक, सारी उम्र लगाते रहेंगे, लिंक बिल्डिंग इंप्रूव होती रहेगी। सो वो तो हमारा काम साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। सो अब हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि हमने सारी ऑन साइट एसईओ पढ़ लिया है। अब हम ये देखते हैं कि हम टेक्निकल एसईओ में क्या चीज़ें आती हैं, उन्हें किसने रिजॉल्व करना है, कौन सा हिस्सा है जो हमने रिजॉल्व करना है और कौन सा हिस्सा है जो डेवलपर ने रिजॉल्व करना है टेक्निकल एसईओ का। जी आ जाए जरा इधर। नंबर 1, टेक्निकल एसईओ रेफर टू ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट फॉर क्राउलेबिलिटी एंड इंडेक्सेबिलिटी। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि टेक्निकल एसईओ का मतलब ये है कि क्या आपकी वेबसाइट क्राउल हो रही है, और अगर क्राउल हो रही है तो इंडेक्स हो रही है। यही है ना, मैंने आपको क्राउल और इंडेक्स की स्टोरी एक बार सुनाई भी थी आपकी क्लास के हवाले से, सुना बनाकर कि जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग मेरी क्लास में आ रहे हैं, आना शुरू हो गए, सब लोग रजिस्टर हो गए, ठीक है। तो होगा क्या, 2 महीनों के बाद मैंने आपको सर्टिफिकेट देना, ठीक। अब सर्टिफिकेट देने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि भाई किसको कुछ आता है, किसको कुछ नहीं आता। लेकिन उससे पहले आपका क्लासरूम में बैठना जरूरी है ना। क्लासरूम में बैठेंगे तो मैं एनालाइज करूँगा। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को मैं 2 क्लासेस के बाद निकाल दूँ, या कॉलेज वाले निकाल दें कि भाई इसने फीस नहीं दी, ये नहीं पड़ेगा आगे से, तो इसका क्या मतलब है, तो वो डेली बेसिस पे क्राउल तो नहीं हो रहा, कि हो रहा है, आ ही नहीं रहा। वो क्लासरूम में आएगा तो मैं उसको लिस्टिंग में लेकर आऊँगा ना अपनी। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहली स्टेज क्या है, क्राउल होने की। क्राउल कब होगा, जब हम गूगल के स्टैंडर्ड पूरे कर रहे हैं। गूगल का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड क्राउल का क्या होता है, यूनिक कंटेंट। अगर आपका कंटेंट ही डुप्लीकेट है तो जितना मर्जी जोर लगा लें,
डुप्लीकेट का क्या मतलब है, मैंने किसी की वेबसाइट पकड़ी, सारे का सारा डाटा कॉपी किया और अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा कंटेंट तो डुप्लीकेट है, तो कुछ भी मैं कर लूँ मेरी वेबसाइट क्रॉल ही नहीं होगी। मैंने वेबसाइट की कोई ऐसी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की है जिसे गूगल कहता है ये ब्लैक हैट है, ठीक है। ब्लैक हैट का क्या मतलब है, गूगल कहता है कि आपने जब रैंक होना है तो उसका एक प्रोसेस है उस रैंक होने का, अगर आप उस प्रोसेस से गुजरे बगैर एक ही दिन में कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करें जिससे कि एक ही दिन में आप ग्रो करके ऊपर आ जाएं, ठीक है, और गूगल को जब पता लगेगा तो आपको पेनल्टी करेगा और आपको रिमूव कर देगा, इट इज कॉल्ड ब्लैक हैट, ये ब्लैक हैट है। तो कहता है अगर आपने कोई ब्लैक हैट स्ट्रेटेजी यूज़ की फिर भी वो क्रॉल करना ही छोड़ देगा आपको। तो कहता है पहला फैक्टर क्या है, क्रॉल होना। अब उसने आपको क्रॉल करना शुरू कर दिया, इसका मतलब आपकी वेबसाइट डेली बेसिस पर क्रॉल हो रही है। अब क्या हो रहा है, जब आप डेली बेसिस पर क्रॉल हो, जैसे आप डेली बेसिस पर आप क्रॉल होना शुरू हो गए, आप रोजाना आते हैं क्लासरूम में, ठीक है, मैं क्लास के एंड के ऊपर क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है, आपका 1 2 3 रोल नंबर है सपोज, तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जिसके सपोज करता हूँ आज मैंने लिस्ट कैसे बनाई, 1 3 5 7 9 इस तरह करके लिस्ट बना दी। कल जब मैंने लिस्ट बनाई क्या बनाई, 10 11 10 5 6 4 ये आपके रोल नंबर है। उसे अगले दिन मैंने जब लिस्ट बनाई 1 2 3 बेसिकली करके आ रहा हूँ, रैंकिंग कर रहा हूँ आपकी कि भाई आज ये जो जिसका नंबर मैं पहले लिख रहा हूँ वो पहले नंबर पर आ गया, जिसका नंबर मैं बाद में लिख रहा हूँ वो दूसरे नंबर पर आ गया। 10 स्टूडेंट्स है, जिसका नंबर मैं 10वें नंबर पर लिख रहा हूँ वो 10वें नंबर पर आ गया। तो 3 महीनों के बाद फिर हम क्या करेंगे, इन नंबरिंग को कैलकुलेट करेंगे, तो हम देखेंगे कि भाई एवरेज कौन सा बंदा पहले नंबर पर है, एवरेज कौन सा बंदा दूसरे नंबर पर है 3 महीनों के बाद। तो 3 महीनों के बाद क्या रिजल्ट निकलेगा, कोई एक स्टूडेंट होगा जो पहले नंबर पर आ रहा होगा, एक स्टूडेंट होगा जो दूसरे नंबर पर आ रहा होगा, एक स्टूडेंट होगा जो तीसरे नंबर पर आ रहा होगा, कोई ऐसा भी होगा जो एंड पे आ रहा होगा। तो ये क्या हो गया, 80 हो गई। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ, इंडेक्सिंग के थ्रू हुआ ना। लेकिन उससे पहले कैसे पॉसिबल हुआ, पहले मैंने आपको क्रॉल किया, यानी पहले मैंने अपनी कॉपी में आपको लिखा, मैं रोजाना आपका रिजल्ट लिख लेता हूँ, रोजाना मैं आपका रिजल्ट लिखता जा रहा हूँ, फिर मैंने 30 दिनों के बाद जो मैंने लिखा हुआ रिजल्ट था उसको मैंने इंडेक्स कर दिया कि भाई कौन सा बंदा है जो एवरेज पहले नंबर पर आ रहा है। तो वही कहता है भाई पहले क्रॉल होना जरूरी है और इंडेक्स होना जरूरी है। कहता है अगर आप क्रॉल और इंडेक्स हो रहे हैं तो ये है टेक्निकल एसईओ। कहता है यहाँ से टेक्निकल एसईओ शुरू होती है कि क्या आप क्रॉल हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आप क्रॉल ही नहीं हो रहे, इसीलिए तो कह रहे हैं कि टेक्निकल एसईओ नहीं की तो रैंक ही नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने ना ऑन साइट एसईओ की ना टेक्निकल एसईओ की, लेकिन वो लिंक बिल्डिंग पे लगा हुआ है। अब वो लिंक बिल्डिंग पे काम कर रहा है, बड़ा मेहनत करने लगा हुआ है, तो क्या हो रहा है, जब उसने काम शुरू किया था तो उसकी डोमेन अथॉरिटी जो थी वो 2 थी आउट ऑफ 100, लेकिन 2 महीनों के बाद 3 महीनों के बाद उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या हो गई है, 40 बढ़ गई है डोमेन अथॉरिटी तो बहुत ज़्यादा। लेकिन कीवर्ड पे कोई काम ही नहीं किया हुआ उसने ज़्यादा, इसका मतलब वो रैंक नहीं कर रहा, वो रैंक नहीं करेगा गूगल के ऊपर। लेकिन उसकी डोमेन अथॉरिटी जब हम चेक करेंगे वो बहुत अच्छी होगी, डोमेन अथॉरिटी उसकी अच्छी है, मगर वो रैंक नहीं कर रहा। रैंक करने के लिए हमें क्या करना है, ऑन साइट एसईओ प्लस टेक्निकल एसईओ, बेसिकली ऑन साइट एसईओ करनी है, इसलिए कि टेक्निकल एसईओ उसी के अंदर आ जाएगी हमारी सारी। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। कहता है भाई ये वाले फैक्टर्स हैं जो ऑन टेक्निकल एसईओ में इंक्लूड है। देखिए जरा क्या है। नंबर वन साइट आर्किटेक्चर। आपकी वेबसाइट का आर्किटेक्चर कैसा है, बना कैसा होगा, आपकी वेबसाइट डिज़ाइन कैसे हुई है। अच्छा, डिज़ाइन होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि खूबसूरत कितनी है, ठीक है, या फैंसी कितनी है। डिज़ाइन का मतलब ये है कि क्या वो प्रॉपर लेआउट के साथ बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। प्रॉपर लेआउट का क्या मतलब है कि भाई आपकी वेबसाइट है, उस पर मेन्यूज़ हैं, मेन्यूज़ के ऊपर सब मेन्यूज़ हैं, सब मेन्यूज़ के अंदर फिर और सब मेन्यूज़ भी हो सकते हैं, और उनके अंदर आपका डाटा पड़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्स्ट की शक्ल में, तस्वीरों की शक्ल में, और मे बी वीडियोज़ की शक्ल में। तो वो क्या कह रहा है कि भाई ये वाली सारी इंफॉर्मेशन का आर्किटेक्चर सही प्रॉपर बना हुआ है ना। मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज भी ऑफर करता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ। हाँ, तो मेरा एक टैब है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो उसके अंदर जाकर जो मैंने सब टैब बनाया हुआ है ना, वो लिखा हुआ है गूगल एड्स कोर्स। गलत हो गया ना, क्या होना चाहिए था यहाँ पर, गूगल एड्स सर्विसेज की डिटेल होनी चाहिए थी ना यहाँ पर। अगर मैंने कोर्स की डिटेल देनी है तो मुझे कोर्सेज के टैब के अंदर वो डिटेल लेकर आनी है। तो वो कहता है आपका साइट आर्किटेक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। नंबर 2, समझ आ गया भाई साइट आर्किटेक्चर का क्या मतलब है कि वेबसाइट आपकी
जो डिज़ाइन हुई हुई है वो इस तरह हो कि जो बंदा इंफॉर्मेशन ले रहा है उसे कुछ समझ भी आ रही हो कि वो प्रॉपरली एक रूट पे जा रहा है। दूसरे नंबर पर क्या चीज़ है? साइट मैप। यानी आपने जो अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाया था, इसका मतलब है वो किस में आ गया हमारे पास? टेक्निकल एसईओ में। ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या चीज़ है? साइट स्पीड। साइट स्पीड, एसईओ की बात नहीं कर रहे, आपकी वेबसाइट की स्पीड की बात कर रहे हैं। और वेबसाइट की स्पीड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने अपनी वेबसाइट की स्पीड मोबाइल पर चलाकर चेक करनी है। आपने टूल्स की मदद से, मैंने आपको बताया था ना, टूल्स की मदद से आप वेबसाइट की स्पीड कैसे चेक करते हैं। और आपकी वेबसाइट की स्पीड आएगी ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में, डी में, ई में, एफ में। ये बताएगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी है। और अगर आपकी स्पीड फॉर एग्जांपल ई में है, एफ में है या डी में है, अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड ए में आ रही है, बी में आ रही है, फाइन सी में आ रही है, थोड़ा बहुत और मेहनत करें, इसको बी में लेकर आए। वेबसाइट की स्पीड कैसे बेहतर होगी, इसको भी अभी ये सामने आपके आ जाएगा, अभी ये भी आपके सामने आ जाएगा थोड़ी देर में। फिर क्या आ गया जी? डुप्लीकेट कंटेंट। ओके, ये बात मैंने कर दी है कि डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का क्या मतलब है? एसएसएल। क्या आपने अपनी वेबसाइट के लिए एसएसएल परचेज की हुई है कि नहीं की हुई है? अगर आप एसएसएल यानी एचटीटीपी पर वेबसाइट चला रहे हैं, एचटीटीपीएस पर चला रहे हैं, किस पे चलानी चाहिए? एचटीटीपीएस पर। एचटीटीपीएस का मतलब एसएसएल खरीदी हुई है आपने। ठीक है। उसके बाद आगे क्या आ रहा है? यूजर एक्सपीरियंस। आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस कितना अच्छा है। यूजर एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? भाई मैंने मोबाइल पे वेबसाइट खोली, अब देखें ना डेस्कटॉप पे वेबसाइट खोल रहा हूँ, कितनी बड़ी स्क्रीन है, मोबाइल तो बहुत छोटा है। तो यहाँ पर जब मैंने वेबसाइट खोली है तो क्या होता है? 3 डॉट मेन्यूज आते हैं। अगर तो आपकी वेबसाइट के 3 डॉट मेन्यूज भी नहीं आ रहे मोबाइल पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी नहीं है। और अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो भी इंडेक्स नहीं करेगी। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है कि भाई जब वो वेबसाइट डेस्कटॉप पे खुलेगी तो उसके मेन्यू कैसे नजर आएंगे? लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, ऐसी आती है ना। वही वाली वेबसाइट जब आपकी मोबाइल पर चली जाएगी तो क्या होगा? मेन्यू बन जाएगा, एकदम 3 डॉट मेन्यू बनेगा। देखिए सर मोबाइल पे कैसे आएगी, पहले ये देखें, ये डेस्कटॉप का व्यू है इसका, है ना। ऐसी आता है ना, होम, अबाउट, गैलरी, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, ऐसी आ रही होती है सारी वेबसाइट। जैसे मैं इसको छोटा करता हूँ, देखिएगा जरा तो ये बेसिकली मैं इसको छोटा कर इसलिए रहा हूँ, आपको लगेगा कि ये मोबाइल बन गया, ऐसे आएगा। लेकिन है तो अभी भी ये बड़ी स्क्रीन ही ना, तो इस वजह से अभी भी ये कुछ बेहतर हालत में नजर आ रहा है, मगर मोबाइल पे एग्जैक्टली पता लगेगा ये कैसे नजर आएगी। तो ये मोबाइल पे कैसे नजर आ रही है? ये मेन्यूज आ गए इसके, यहाँ पे क्लिक करें जरा, स्टाइल ही चेंज हो गया, टोटल स्टाइल चेंज हो गया। पहले क्या थे? मेन्यूज लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में थे, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? 3 डॉट मेन्यू बन गया इसका। इसको बोलते हैं कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे छोटा करता और यहीं पर ही मेन्यूज ही रहते, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में रहते, तो लाजमी बात है सारे नजर तो नहीं आने थे, सारे तो नहीं थे नजर आने, कुछ नजर आने थे, कुछ नजर नहीं थे आने। और ये भी हो सकता है कि जो लोगो है मोबाइल में क्या कर रहा हो, ये लोगो की चढ़ाई हो गई हो इन 2 बटन्स के ऊपर, ओवरलैप कर जाए इनके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? यूजर एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं है। ये स्लाइडर जो है सही तरीके से नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो इमेज और टेक्स्ट आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। सो इस चीज को हमें इंप्रूव करें। अब ये वाला पार्ट हम किससे करवा रहे हैं? भाई हम तो एसईओ का काम कर रहे हैं, हम डेवलपर तो नहीं है ना, लेकिन मैं ये डायरेक्शन दूंगा डेवलपर को कि भाई मुझे ये चीजें ठीक करके दो। ठीक है, आ जाए वापस, आ जाए। ये हमने सारा तकरीबन कवर कर लिया है, आगे भी वही चीजें रिपीट होगी दोबारा। वेबसाइट स्पीड, मैंने ऊपर एक बात की थी ना, वेबसाइट स्पीड की बात की थी। वेबसाइट स्पीड आपको सर्च कंसोल में भी नजर आ जाएगी, गूगल सर्च कंसोल में, और वहां पर आपके पास एक ये बना होगा, कोर वेब वाइटल्स बना हुआ है। इसी तरह की एक चीज सर्च कंसोल में आपको नजर आएगी और उसके अंदर वो सारी डिटेल दिखा रहा होगा कि आपकी वेबसाइट की क्या इश्यूज हैं, क्या मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, जो जो इश्यूज होंगे वहां दिखाएगा और उनको आप रिजॉल्व करा सकते हैं। और ये हमने जो स्क्रीन ली हुई है, स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, ये हमने वेबसाइट स्पीड टेस्ट से लिए हुए हैं। ठीक है, ये 3 चीजें हमें समझनी है जो वेबसाइट स्पीड से मुतल्लिक है, जो मुझे इंफॉर्मेशन देंगी कि मेरी वेबसाइट ठीक है कि स्लो है। ये 3 बातें हैं जो मुझे बता रहा है। नंबर 1 एलसीपी, और इससे भी पहले एलसीपी को भी ना देखें,
इससे पहले इसके ऊपर जो मैंने ग्रे कलर में लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। यानी अगर हम ये कहेंगे हमारी वेबसाइट 3 फेजेस में खुलती है, ऐसे ही है ना। पहला फेज क्या होता है? लोडिंग का फेज। कि पहले फेज में क्या होता है, आप कोई भी वेबसाइट लिखते हो xyz.com तो क्या होता है? पहला फेज वेबसाइट लोड होती है। दूसरा फेज क्या होता है? इंटरेक्टिविटी का फेज होता है, यानी लोड होने के बाद वो किस मोड में चली जाती है? इंटरेक्टिव होने के मोड में जाती है। सो इंटरेक्टिव के मोड में भी वो काफ़ी ज़्यादा घूम फिर रही होती है ऊपर नीचे, ऐसे ही है ना। उसके बाद जो फाइनल मोड उसका क्या होता है? वो होता है विजुअल स्टेबिलिटी। क्या मतलब? जैसे इस वक्त ये नज़र आ रही है आपको स्क्रीन, हिल तो नहीं रही ना ऊपर नीचे की तरफ, लेकिन जब आप पहले फेज में होगे तो स्क्रीन हिल रही होती है ना। दूसरे फेज में भी कुछ कंपोनेंट्स उसके हिल रहे होते हैं, लेकिन इस फेज में आकर क्या होगा? कुछ देर हिलेगा और फिर सब कुछ स्टिल हो जाएगा। कहता है बेसिकली ये 3 जो फेजेस हैं ये आपकी वेबसाइट की स्पीड को मेजर करते हैं कि आपकी वेबसाइट की स्पीड नॉर्मल है, स्लो है कि क्विक है। अब आप देखते हैं आगे। पहला क्या है जी? पहला कंपोनेंट क्या है? LCP। LCP स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज। अभी हम लोग मुश्किल सा वर्ड है कि लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज, इसका क्या मतलब है? ये कुछ बात समझ में नहीं आती कि लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, ये देखिए मैंने मोबाइल दिखाया हुआ है स्क्रीन पे, हाँ मोबाइल का एक कुछ ये वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, आ रहा है, और कुछ हिस्सा ये भी है। पता लग रहा है ना ये कौन सा हिस्सा नीचे वाला, कौन सा हिस्सा वाला? मतलब मैंने एक वेबसाइट खोली है, वेबसाइट ही खुली हुई है ना आपके सामने, तो उसका कुछ हिस्सा ये वाला है और कुछ हिस्सा ये वाला भी है। समझ आ रहा है? ये नीचे वाला हिस्सा कौन सा है? स्क्रॉल करके आ रहा है, ऐसे ही है ना। मतलब इधर जो हिस्सा नजर आ रहा है वो ऊपर वाला है। उसके बाद जो वेबसाइट का और भी तो है ना भाई, इंफॉर्मेशन खत्म तो नहीं होगी वेबसाइट। फिर मैं क्या करता हूँ? यूँ करता हूँ, फिर क्या होता है? नीचे वाली वेबसाइट ऊपर आ जाती है, हो सकता है और भी ज़्यादा हो, फिर मैं और एक दफा यूँ करता हूँ, फिर आ जाता है। तो इस तरह मैं सारी वेबसाइट को चेक कर लेता हूँ। ये डिपेंड करता है कि वेबसाइट कितनी बड़ी है। अब LCP का क्या मतलब है? LCP का मतलब ये है, वो कहता है कि भाई अबव द फोल्ड कंटेंट, अबव द, कहता है अपनी वेबसाइट को फोल्ड करने से पहले आपको जो कुछ नजर आ रहा है इज कॉल्ड LCP। यानी फोल्ड करने का क्या मतलब है? फोल्ड करने का ये मतलब है ये कुछ नजर आ रहा है मुझे पेज के ऊपर, कुछ भी आ रहा है, पढ़ना नहीं आपने, कुछ भी नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये सारे का सारा कंटेंट जो है, अगर मैंने ये वेबसाइट खोली है तो ये कौन सा कंटेंट है? अबव द फोल्ड कंटेंट। फोल्ड कंटेंट कौन सा होगा? ये वाला, ये भी फोल्ड कंटेंट है। मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूं नीचे की तरफ, सारा फोल्ड कंटेंट आ रहा है। तो कहता भाई ये जो LCP होता है ये है आपका अबव द फोल्ड कंटेंट। अब दोबारा इसमें आए, इसका मतलब क्या हुआ? कहता भाई ये जो LCP है असल में वो क्या कहता है कि कहता है अबव द फोल्ड कंटेंट में आपका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है इज कॉल्ड LCP। अब अबव द फोल्ड कंटेंट में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है जी? सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। ये मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ। जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो क्या होता है? मेन्यू नजर आता है, लोगो नजर आता है, इसको देख लें। अबव द फोल्ड कंटेंट नजर आ रहा है ना थोड़ा सा आपको? एक तस्वीर है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट के नीचे कॉल का बटन है, ईमेल का बटन है, उसके ऊपर एक मेन्यू आ रहा है जिसको मैं यूं क्लिक करूं तो वो मेन्यू खुल जाता है, उसके ऊपर एक लोगो नजर आ रहा है, लेकिन साथ में और क्या आ रहा है? एक स्लाइडर नजर आ रहा है आपको, आ रहा है ना? ये तस्वीर है जो, इसको मैं कह रहा हूं स्लाइडर है। वेबसाइट में क्या होता है? मैं यूं मोबाइल खोलकर बैठ जाऊंगा तो पहले एक स्लाइडर चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा। अब वो ये कह रहा है, कहता है भाई अबव द फोल्ड कंटेंट को देखें और ये देखें इसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब अगर हम ये कहें कि एक वेबसाइट के ऊपर ऐसा कौन सा कंटेंट है जो हैवी कंटेंट कहलाता है? जावास्क्रिप्ट। अगर तो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग हुई है तो ये बड़ा कंटेंट है, नंबर 1। नंबर 2 CSS कोड। अगर CSS स्टाइल शीट बनी हुई है यानी कोडिंग जो भी होगी वो भी हैवी कंटेंट है। दूसरे नंबर पर वीडियो, तीसरे नंबर पर इमेज। तो अब अगर मैं इस सूरत में कहूं तो आपको तो पता लग गया होगा कि अबव द फोल्ड कंटेंट क्या है। पता लग गया था कि नहीं था लगा?
क्या था बोला अबव द फोल्ड कंटेंट? स्लाइडर। इसलिए कि वो जो स्लाइडर बना हुआ है, एक तो तस्वीर है, नंबर 2 वो जावास्क्रिप्ट है, और जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा टाइम लेगा। एज ए एसईओ ऑप्टिमाइजर हम रेकमेंड करते हैं कि भाई हेडर में स्लाइडर लगाओ ही ना। जो डेवलपर होता है वो कहता है कि स्लाइडर लगाएं, आपकी वेबसाइट खूबसूरत लगेगी, ऐसी है ना। लेकिन हम उसे क्या कहते हैं कि भाई आप अबव द फोल्ड कंटेंट में स्लाइडर ना लगाएं, बल्कि आप बिलो द फोल्ड कंटेंट में स्लाइडर लगाएं। क्यों लगाएं बिलो द फोल्ड कंटेंट में? इसलिए कि आपकी वेबसाइट ने तो स्पीड चेक जो होनी है वो अबव द फोल्ड कंटेंट से चेक होगी। तो आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो आपकी वेबसाइट को स्लो कर रहा है। लेकिन अगर यही वाला कोड बिलो द फोल्ड कंटेंट होगा तो ये वेबसाइट की स्पीड को स्लो नहीं करेगा, इसलिए कि वेबसाइट की स्पीड मैयर ही कहाँ पे हो रही है? एलसीपी में हो रही है। एलसीपी क्या है? अबव द फोल्ड कंटेंट है, ठीक है। अब वो क्या कहता है? कहता है भाई ये वाला जो आपका है गुड, नीड्स इंप्रूवमेंट, पुअर, 3 लेवल है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। तो कहता है अगर तो आप रेड पर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत हालात बुरे हैं, स्पीड बहुत स्लो है आपकी वेबसाइट की। अगर आप ऑरेंज पर हैं तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, आपकी वेबसाइट बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन अभी आप और कुछ चीज़ों को चेक करें क्यों आपकी वेबसाइट स्लो है, ताकि आप ग्रीन तक आ जाएं। और वो कहता है कैसे आएंगे? 2.5 सेकेंड या इससे लेस टाइम में अगर आपका अबव द फोल्ड कंटेंट एलसीपी हो जाता है तो इसका मतलब है कि आप ग्रीन पर हो। इसका मतलब ये मसला भी मैंने कैसे हल करवाना है? डेवलपर से क्या हल करवाना है कि भाई यहाँ तो कोडिंग को ख़त्म कर दो, ठीक है। और अगर मेरा क्लाइंट कहेगा नहीं जी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है स्लाइडर, तो फिर हम कहेंगे इट्स ओके, चलो फिर इसके साथ, और तो कोई हल नहीं है ना हमारे पास। एलसीपी जो है मोबाइल स्क्रीन से नहीं होता। यार एक चीज़ और याद रखें कि वेबसाइट्स का जो लेटेस्ट एल्गोरिदम है वो ये कहता है कि मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स, यानी कुछ भी लेकर आ रहे हो ना नेट के ऊपर अपनी वेबसाइट को, तो उसने सबसे पहले उसको कहाँ देखना है? मोबाइल पर। अगर वो मोबाइल इंडेक्सिंग अच्छी करने लगा हुआ है तो समझे डेस्कटॉप पर भी इंडेक्सिंग उसकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। यानी उसने पहले किस चीज़ पे चेक करना है? उसको मोबाइल पे चेक करना है। ये तकरीबन इसका स्टैंडर्ड 1 साल पुराना है। 1 साल पहले तक ये स्टैंडर्ड नहीं था। 1 साल का ये स्टैंडर्ड चल रहा है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पर आई है। जब के हमारे पास रिस्पॉन्सिव मेन्यूज आए हैं ना, वो 3 डॉट्स वाले मेन्यूज आए हैं जो दिखाया अभी आपको मैंने, उस वक्त से उन्होंने ये स्टैंडर्ड रखा हुआ है। आगे क्या आ गया जी? इंटरेक्टिविटी। अब वो कह रहा है आपकी इंटरेक्टिविटी कितनी होनी चाहिए? FID का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इनपुट डिले। फर्स्ट इनपुट डिले का क्या मतलब है कि भाई जो पहला पार्ट आपका नजर आना है हिले जुले बगैर फिक्स हो गया आपके, उसका टाइम कितना होना चाहिए? 100 मिली सेकेंड्स का होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है? CLS का क्या मतलब है जी? कम्यूलेटिव लेआउट शिफ्ट। कम्यूलेटिव लेआउट शिफ्ट क्या होता है? आप एक वेबसाइट खोलते हो, उसमें बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, तो आप देखते हैं या बटन्स होते हैं तो ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब पूरी की पूरी वेबसाइट लोड हो जाती है तो वो स्टिल भी हो जाते हैं, लेकिन एक टाइम होता है जिसमें वो मूव कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो शिफ्ट हो रहे हैं। कि शिफ्ट क्यों हो रहे होते हैं? इसलिए कि उनके बटन्स को स्पेसिफाई नहीं किया होता, नंबर 1। नंबर 2, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि एक तो मैंने आपको इमेजेस इसके रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बटन्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तीसरा, इसका आपका फ़ोन भी तंग करता है आपको। फ़ोन कैसे तंग करता है? मिसाल के तौर पर हमने अपनी वेबसाइट बनाई और उसको हमने ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए क्या किया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स लगा दिए। ऐसे फ़ॉन्ट्स जो यूनिक है। अगर यूनिक फ़ॉन्ट है तो इसका क्या मतलब होगा? हमें क्या पता कौन सा बंदा वेबसाइट खोलेगा? हो सकता है उसके बाद वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल ना हो। अब जब मेरी वेबसाइट खुलेगी तो क्या होगा? भाई फ़ॉन्ट इंस्टॉल होगा तो ही नज़र आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको मैंने एक और काम में डाल दिया। पहले किस काम में डाला कि जब मेरी वेबसाइट खुलेगी तो पहले क्या करेगा? वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल करेगा। अब वो जब फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने में लग गया तो एक और काम शुरू हो गया उसका CLS में। जब तक फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस तरह भी नहीं करना, हमें स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स के साथ जाना चाहिए। हमें अपनी वेबसाइट पे स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स पे जाना है ताकि ये वाला हमारा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि भाई उससे पहले फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जब हम हल कर लेंगे तो इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट की स्पीड कंट्रोल हो चुकी हुई है, बेहतर स्पीड में हम काम कर रहे हैं। बस कल हो गया, सब कुछ हो गया। कल होने लगा ये सब कुछ वही आएगा जो मैंने बता दिया। हाँ, ये सारी वही डेफिनेशन आ गई। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेन, ठीक है, सब कुछ वही आ गया जो मैंने बताया।
इस टॉपिक को हमने खत्म करना है ना आज। उसके बाद क्या आ गया जी, SSL आ गई, HTTPS, सब कुछ पढ़ा लिया हमने, सब आपको स्लाइड दिखानी है। हाँ, और नीचे आओ, क्राउड एरर चेक करनी है आपने, ये हमने पहले भी देखा कि क्राउलेबिलिटी होनी चाहिए। ब्रोकन लिंक्स 404 पढ़ा था, टेक्निकल एसईओ में आता है, मैं ये भी टेक्निकल एसईओ में आता है। असल में कर रहा हूँ मैं अभी जो पढ़ाने लगा हूँ ना, आप समझ लो मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, वेबसाइट ऑडिट करवा रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं, ये आप अपनी गाड़ी लेकर आए हैं मेरे पास अपनी वेबसाइट को लेकर आए, मैं उसको चेक करके बता रहा हूँ क्या होने वाला है। जैसे आप गाड़ी किसी के पास लेकर जाए ना, मैकेनिक के पास, तो इसीलिए इसको टेक्निकल बोल रहे हैं ना, ये कुछ मैकेनिकल से काम है ना वेबसाइट का। यूजर फ्रेंडली साइट आर्किटेक्चर, ये मैंने भी आपको बता दिया। इसके अंदर क्या चीजें आ जाती हैं, नेविगेशनल मेन्यूज जो मैंने अभी आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था। कैटेगराइजेशन कि वेबसाइट को प्रॉपर्ली कैटेगराइज करें जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाह रहे हैं। यूआरएल स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब है? यूआरएल स्ट्रक्चर का मतलब है कि उसके अंदर आपके जो पेजेस बने हुए हैं वो जिस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसी तरह के उनके नाम रखें। मिसाल के तौर पर मेरा एक पेज है वो जो बता रहा है कॉफी शॉप इक्विपमेंट की प्राइसेस बताता है, तो अगर मैंने उसका नाम रख दिया होगा abc.html, कुछ समझ तो नहीं आ रही है क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैंने उस यूआरएल का क्या नाम रखना चाहिए मुझे, कॉफी डैश शॉप डैश इक्विपमेंट डैश प्राइसेस डैश इन डैश लाहौर। तो यूआरएल में कीवर्ड आ गया, आपने यूआरएल में अपने कीवर्ड्स लेकर आने। उसके बाद क्या आ गई ये चीज, रोबोट्स की फाइल भी बनाई है आपने, कहता भाई ये भी टेक्निकल एसईओ में आती है। चलो बात खत्म हो गई। ये आ गया जो अभी हम कह रहे थे ना कि यूआरएल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है ये देखें, हाउ टू रीडायरेक्ट अ वर्डप्रेस वेबसाइट लिखा हुआ है। अब ये कैसे लिखा हुआ है, अब इसी हिस्से को अगर हम इस तरह ना लिखा होता किसी ने और कोई और इंग्लिश लिखी होती तो पता तो किसी को नहीं लगना था कि मैं कौन से पेज पे मूव कर रहा हूँ। अब ये लिखा हुआ है तो इसका क्या पता लग रहा है उसको कि मैं कहाँ पे मूव कर रहा हूँ, कि भाई जहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि हाउ टू रीडायरेक्ट वर्डप्रेस वेबसाइट, कि वर्डप्रेस की वेबसाइट को रीडायरेक्ट कैसे किया जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल गई ना। तो कहता है आपके यूआरएल भी ऐसे होने चाहिए, और अगर ये चाहते तो हाउ टू रीडायरेक्ट पे स्पेस भी आ सकता था ना। मैंने आपसे क्या कहा कि जब आप स्पेस बार यूज करेंगे तो उसकी जगह पर क्या शो कर देगा, 20% लिखा हुआ आ जाएगा, तो गड़बड़ हो गई ना। तो कहता है भाई स्पेस बार यूज नहीं करना, यूआरएल स्ट्रक्चर में क्या यूज करना है, फाइल नेम में क्या यूज करना है, डैशेस। बात खत्म, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, कैनोनिकल की भी बात होगी। कैनोनिकल को भी आपने चेक करना है इसी जगह पर आकर, लिखा हुआ है कैनोनिकल को भी यहीं पे चेक करना है। 301 रीडायरेक्ट की जरूरत है कि नहीं है, यही चेक करना है हमने, रीडायरेक्ट जो पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। खत्म होगी बात। ये चीज सारी की सारी हमारे पास ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ, ठीक है। और ये आज यहाँ पर हमने इसको इस टॉपिक को भी वाइंड अप कर दिया। अगला एक लेक्चर हम लेंगे लिंक बिल्डिंग का, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे मूव करेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं आपके कौन से टॉपिक्स रहते हैं? आपने यूट्यूब पढ़ लिया।